नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम ब्राह्मण पहचान से जुड़े मिथकों, इतिहास और इसकी असली सच्चाई की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसके ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और समाजशास्त्रीय पहलुओं को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ब्राह्मण महज एक जाति है या फिर मन की कोई अवस्था? आज के समय में हम अक्सर प्राचीन आध्यात्मिक व्यवस्था को आज की सामाजिक संरचनाओं के साथ मिला देते हैं। तो आइए इतिहास के पन्नों से इस सबसे आम और बड़े भ्रम को दूर करते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे इसकी असली उत्पत्ति और मायने से। फिर समझेंगे कि ब्राह्मण और पंडित में क्या फर्क है। उसके बाद ऋषि मुनियों और ग्रंथों की बात होगी। और फिर हम देखेंगे वो हैरान करने वाला दौर जब ये विद्वान योद्धा राजा बन गए। और आखिर में बात होगी आज के समय में इनकी सफलता और विविधता की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति और असली मायने की, यानी जन्मसिद्ध अधिकार से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि आखिर प्राचीन ग्रंथों में इसे परिभाषित कैसे किया गया था। अगर हम इसके मूल में जाएं तो ये शब्द संस्कृत के ब्रह्मविद से आया है। स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा सा मतलब है वो व्यक्ति जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, जो आध्यात्मिक ज्ञान में माहिर हो और जिसके मन में सिर्फ लोक कल्याण की भावना हो। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि ऐतिहासिक रूप से ये कोई जन्म से मिला अधिकार नहीं था, बल्कि गहन ज्ञान की एक अवस्था थी। और पता है, स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो ये बात एकदम डंके की चोट पर कही गई है। स्रोत के अनुसार स्कंद पुराण स्पष्ट करता है कि अगर कोई महज ब्राह्मण परिवार में जन्म ले ले लेकिन उसके कर्म सही न हो, उसका आचरण नैतिक न हो, तो वो एक शूद्र के ही समान है। मतलब कुल मिला के बात वंशावली की नहीं बल्कि आपके कर्मों की थी। इसका सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक उदाहरण है महर्षि वेदव्यास। उन्हें पूरी दुनिया एक महान ब्राह्मण मानती है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। उनके अपने पुत्रों पांडु और धृतराष्ट्र को जाति या वर्ण से ब्राह्मण नहीं माना गया। इससे यह पूरी तरह साबित हो जाता है कि किसी का वर्ण उसके माता पिता से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के चरित्र और ज्ञान से तय होता था। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, ब्राह्मण बनाम पंडित। ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें आज लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं। तो चलिए इस भ्रम को दूर करते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। ब्राह्मण एक वर्ण था, या कह लीजिए एक आध्यात्मिक अवस्था थी जिसका मकसद समाज का भला करना था। वहीं दूसरी तरफ पंडित असल में एक उपाधि थी, बिल्कुल आज की पीएचडी डिग्री की तरह। अगर आप किसी भी विषय के मास्टर हैं, फिर चाहे वो संगीत हो या फिर अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या, आपको पंडित की उपाधि मिल सकती थी। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पहलू की तरफ, जो है ऋषि और पवित्र ग्रंथ। और इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण की उत्पत्ति की कहानी वाकई सुनने लायक है। स्रोतों में एक बड़ी ही कमाल की पौराणिक कथा मिलती है। इत्रा नाम की महिला का एक बेटा था। वो लड़का बस चुपचाप रहता था और दिन रात सिर्फ वासुदेव का जाप करता था। इस वजह से उसके पिता ने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर भगवान नारायण के आशीर्वाद से एक बहुत बड़े यज्ञ में उस लड़के ने ऐसे 40 वैदिक अध्याय सुनाए जो तब तक किसी को पता ही नहीं थे। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान कभी-कभी वहां से आते हैं जहां से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। और हाँ, वही अध्याय बाद में ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाए। इन विद्वानों ने जितना दार्शनिक साहित्य सहेज कर रखा है ना, उसकी मात्रा सच में चौंका देने वाली है। चारों वेद, ऐतरेय और कौशितक की ब्राह्मण और पूरे 108 उपनिषद। और तो और इसमें वो प्रसिद्ध मुंडक उपनिषद भी शामिल है, जहां से हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ये अपने आप में कमाल है। अब यहां से हमारी कहानी एक बिल्कुल ही नया मोड़ लेती है। बात करते हैं साम्राज्यों और योद्धा राजाओं की। वो हैरान करने वाला दौर जब शास्त्र पढ़ने वाले इन शांत विद्वानों ने राज करने और देश बचाने के लिए युद्ध भूमि में कदम रखा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। 185 ईसा पूर्व के आसपास सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को उखाड़ फेंका और शुंग वंश की नींव रखी। इन्होंने करीब 112 सालों तक राज किया और वैदिक परंपराओं को वापस स्थापित किया। इसके बाद कण्व वंश का दौर आया और फिर अंततः दक्षिण से सातवाहन राजवंश ने सत्ता अपने हाथ में ली। ये वो समय था जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और सैन्य नेतृत्व ब्राह्मण शासकों के हाथों में आ गया।
और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन योद्धाओं का फैलाव। आप सिकंदर से लोहा लेने वाले राजा पोरस को ही ले लीजिए, या फिर दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक और पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध लड़ने वाले हेमू को। ये सूची साफ दिखाती है कि कैसे इन्होंने इतिहास के अलग अलग युगों और भारत के अलग अलग कोनों में कमान संभाली। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। दरअसल जब सनातन धर्म और देश की सीमाओं पर विदेशी आक्रमणों का बड़ा खतरा मंडराया, तब इन राजाओं ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तलवारें उठा लीं। स्रोतों के अनुसार वो बहुत ही व्यवहारिक लोग थे। उनका मानना था कि अपनी आध्यात्मिक विरासत और जमीन को बचाने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो वो भी जरूरी है। ये शास्त्र और शस्त्र का एक अद्भुत संगम था। अब चलते हैं आज के दौर में। हमारे अंतिम खंड में हम देखेंगे कि प्राचीन काल के उस वर्ण से लेकर आज के मॉडर्न प्रोफेशनल वर्ल्ड तक का ये सफर कैसा रहा है। स्रोतों में एक बड़ी ही कमाल की बात कही गई है, शिक्षा की एक बहुपीढ़ीगत संस्कृति। बस एक छोटी सी लाइन आज की सफलता का पूरा राज खोल देती है। ये कामयाबी किसी चमत्कार या जन्मजात गुण का नतीजा नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सीखने और पढ़ने की उस गहरी ऐतिहासिक संस्कृति का हिस्सा है। मतलब आज जो हम देखते हैं कि बड़े बड़ी सरकारी नौकरियों या कॉरपोरेट सेक्टर में इनका इतना अच्छा प्रतिनिधित्व है, तो स्रोत इसे सदियों की उस कंडीशनिंग से जोड़ते हैं जहां परिवारों ने हमेशा पढ़ाई और जटिल ग्रंथों को समझने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बचपन से ही मुश्किल शास्त्रों को पढ़ने का वो माहौल आज के समय में बहुत स्वाभाविक रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा जगत की कामयाबी में बदल गया। और आज अगर आप देखें तो ये समुदाय पूरे भारत में कितनी गहराई से रचा बसा है। उत्तर में आपको शुक्ल, त्रिवेदी और मिश्रा मिलेंगे, तो पश्चिम में जोशी और देसाई, पूरब में बैनर्जी और टैगोर, और दक्षिण में अय्यर, अयंगर या हेगड़े। स्रोत 200 से अधिक उपनामों का जिक्र करते हैं। ये साबित करता है कि इस समुदाय ने खुद को भारत के हर एक हिस्से में कितनी खूबी से ढाला है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। प्राचीन काल के उन योद्धा राजाओं से लेकर आज के इन मॉडर्न स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स तक, ज्ञान पर आधारित ये पुरानी परंपरा और ब्राह्मण की ये परिभाषा 21वीं सदी की इस तेज रफ्तार दुनिया में खुद को आगे कैसे बदलती रहेगी। जरा सोचिएगा इस बारे में। और इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।